तो हम एक क्वेश्चन बैंक की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम क्लास 12 के सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक का सलूशन दे रहे हैं। तो हम इसमें इस वीडियो में 28 में से 28 मार्क्स के लिए देखने वाले हैं, जो कि इस वीडियो को आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको बार बार देखना है। हमें इस वीडियो में 28 मार्क्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा 28 मार्क्स का है वो केवल ऑब्जेक्टिव ही आने वाले हैं। 28 मार्क्स में केवल ऑब्जेक्टिव यदि हम तैयार कर लेते हैं तो हमारे 28 मार्क्स के आएंगे, और पासिंग मार्क्स हमारे फिजिक्स में 22 मार्क्स हैं, और टोटल पेपर 70 मार्क्स का होने वाला है। तो हम इस ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 40% पूछे जा रहे हैं। तो इनमें फिजिक्स में 40% ऑब्जेक्टिव ही सभी सब्जेक्टों में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन बैंक की सीरीज चलाएंगे जिसमें हम सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, और साथ ही हम एक और सीरीज चालू करने वाले हैं आईएमपी क्वेश्चन की, जिसमें हम बहुत ही कम क्वेश्चन देंगे लेकिन जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फिजिक्स में पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर लगने वाला बल। तो उस पर कौन सा बल लगेगा? F इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई ई। हमारा दूसरा क्वेश्चन है किसी बिंदु आवेश में से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है, तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि 12 नंबर का हमारा राइट हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P रखा है, गोले से वृद्ध विद्युत फ्लक्स होगा, तो इसका विद्युत फ्लक्स कैसा होगा? तो इसका हमारा होता है 0 होगा। फोर्थ है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की तीव्र संख्या होती है, तो कितनी होती है? 6.25 मल्टीप्लाई 10⁸। फिर यहाँ पे हमारा 4 क्वेश्चन है मुक्त आकाश के पराविद्युतांक का विमीय सूत्र है, तो इसका विमीय सूत्र क्या है? m−1l⁴ और a2। हमारा 6 है किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होगा, तो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? तो 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी विद्युत द्विध्रुव P को क्षेत्र की दिशा में 180 डिग्री कोण घुमाने पर में किया गया कार्य होगा, तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 2PE। क्वेश्चन नंबर 1 एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है के केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी एक बिंदु आवेश Q रखा है, घन से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा Q/630। क्वेश्चन नंबर 9 है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? N/c, यानी कि न्यूटन पर कूलम। यहाँ से आप आंसर से देख सकते हैं, और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा रिक्त स्थान है जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एकल ऋण आवेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं में से प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है? अनंत से प्रारंभ होती है। दूसरा क्वेश्चन है धातु का पराविद्युतांक होता है, तो धातु का जो पराविद्युतांक है वो भी अनंत होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तीसरा है दो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी दुगुना कर देने पर उनका मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल गुना हो जाता है, कितने गुना बढ़ जाता है? 4 गुना। हमारा एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है? तो किसके लिए एक समान रहता है? आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक समान रहता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी वृत्तक्रमानुपाती होती है? तो किसके लिए? अनंत लंबाई के एक समान ठोस बेलनाकार चालक के लिए। हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के वृत्तक्रमानुपाती होते हैं? तो किसके लिए? आवेशी गोलीय कवच के लिए। हमारा फोर्थ है किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के वृत्तक्रमानुपाती होता है? तो एक आवेशित
कुचालक ठोस के लिए होता है। फिर यहाँ के 2 मार्क्स के हैं, ये आप देख लेना, 1-2 बार आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो कारगर है, आपके उपयोग में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम 2 मार्क्स के लिए भी बता देंगे। वैसे मुझे उम्मीद है पूरी, अगर आप इसे 1 या 2 बार सुनेंगे अच्छी तरह से तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 1-2 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर में विद्युत धारिता के, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होते हैं, तो उनके बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री। फिर हमारा दूसरा है, 2 बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, उनके बीच ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा, तो कितना होगा? 0 होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 10 कूलम आवेश देने से किसी चालक के विभर में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता होगी, तो चालक की धारिता कितनी हो जाएगी? 5 F या फेराडे, 5 फेराडे। फिर हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से आंसर भी देख सकते हैं, 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, पर समान क्या होगा? तो उस पे जो है विभव समान होगा। फिफ्थ है, समान धारिता के 2 संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात क्या होगा? तो इसमें जो परिणामी धारिता का अनुपात है वो हो जाएगा हमारा 4:1। 6 क्वेश्चन है, आवेश 2.0 म्यू सी से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा, विभव का मान कितना होगा? 3.6 × 10⁻³ वोल्ट। फिर हमारे यहाँ पे रिक्त स्थान है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 फेरड स्थिर फेरड है, 1 फेरड स्थिर फेरड है कितना? पहले का हमारा आंसर हो जाएगा 1.9। फिर हमारा दूसरा है, यहाँ से आप उत्तर भी देख सकते हैं, दूसरा हमारा जूल इक्वल टू कूलम मल्टीप्लाई वोल्ट होता है। हमारे दूसरे चैप्टर के इतने ही ऑब्जेक्टिव बनने थे और हमारा एक वाक्य में भी बाकी रह गया। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी धारिता कम होगी, यहाँ से आप उत्तर देख सकते हैं, कम होगी। दूसरा क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के बीच की वायु के स्थान पर कागज भरने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभव क्षेत्र में किए गए कार्य का मात्रक है। यानी 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। हम इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं, जो कि 28 मार्क्स के आने वाले हैं, यानी कि 40%। चलिए हम तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं, और हमारा यहाँ पे तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा, और हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो किस में घटता है? अर्धचालक में घटता है। दूसरा क्वेश्चन है, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है, तो अति चालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? अनंत होती है। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत सेल स्रोत है, तो विद्युत सेल स्रोत कौन सा है? विद्युत ऊर्जा। फोर्थ है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर निर्भर करती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इस स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो हम ये देख लेते हैं। ये शायद आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। किरचॉफ का प्रथम नियम के सिद्धांत पर आधारित, किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण के। दूसरा, किरचॉफ का द्वितीय नियम के सिद्धांत पर आधारित, किसके सिद्धांत पर? तो द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आप कंफ्यूज मत होना, जो प्रथम नियम है वो आवेश पर है, संरक्षण पे, और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पे। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा राशि है, तो विद्युत धारा कैसी राशि? सदिश राशि है। फोर्थ, विद्युत धारा घनत्व राशि है, तो ये कैसी है? ये भी सदिश राशि है। फिफ्थ, मीटर सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, तो मीटर सेतु फीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे एक वाक्य है, शब्द में उत्तर है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विभवमापी की संतुलित स्थिति में इसका कितना प्रतिरोध होगा? तो इसका प्रतिरोध अनंत होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए, तो अनुगमन वेग और विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है वी डी इक्वल टू माइनस ई और कैपिटल ई अपॉन में एम टी। तीसरा है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है, ज्ञात कीजिए कि उस प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो उसका प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। फोर्थ है, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है वोल्ट अपॉन में मीटर, एसआई मात्रक। फिर यहाँ से 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन चालू है, तो हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 है, मैं भी थोड़ा आउट कर देता हूँ शायद आपको ठीक दिखे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, गतिमान उत्पन्न करता है। तो गतिमान कौन उत्पन्न करता है? गतिमान आवेश। तो इसका हमारा हो जाएगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। दूसरा है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो क्या होता है? तो इसका हमारा हो जाएगा कुंडली के तल के लंबवत होता है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कौन सा है? QV मल्टीप्लाई B। हमारा फोर्थ है, धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है। तो उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर क्या बनता है? वोल्ट मीटर। फिफ्थ है, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो किसी धारावाही परिनालिका के लिए अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है? तो कि एक समान होता है। फिर यहाँ पे हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ होगा। यदि समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ क्या होगा? सरल रेखीय होगा। यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। अब हमारा दूसरा रिक्त स्थान, तो हम इसे देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है जबकि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के होता है। तो कैसा होता है? जब लंबवत होता है तब। दूसरा, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, 0 होता है। तीसरा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का कितना होता है? अनंत। आदर्श अमीटर का अनंत 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है। फोर्थ है, शंट को हमेशा क्रम में जोड़ा जाता है, शंट को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिफ्थ है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं लॉरेंज बल कहते हैं। फिर यहाँ पे हमारा एक शब्द दिया है, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला, यानी कि टी से इसे दर्शाते हैं। दूसरा, दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तब उनके मध्य लगने वाला बल की प्रकृति होगी। तो उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति कैसी होगी? आकर्षण। दूसरा है, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है? तो μ0 I अपॉन में 2R होता है। फोर्थ है, 99 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाली धारामापी में से मुख्य धारा का 10% प्रभावित करना हो तो शंट का प्रतिरोध होगा। तो शंट का प्रतिरोध कितना होगा? 11 ओम होगा, 11 ओम होगा। फिर हमारा पांचवा है, धारावाही विद्युत पास के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है। तो क्या सूत्र है? M इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिफ्थ का, M इक्वल टू NIA, जिसमें I धारा है हमारी। 6, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? तो क्या यह रासायनिक पदार्थों को उनके द्रव्यमान और आवेश के अनुपात को मापने की तकनीक है। फिर हमारा 7 है, धारामापी की कुंडली के बीच में नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखा जाता है? नर्म लोहे का क्रोड चुंबकशीलता अधिक होती है इसलिए रखा जाता है। यहाँ से आप उनके ये शब्द के जो है क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। और फिर हमारे अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, 5th नंबर चैप्टर। तो यहाँ से हम 5th नंबर चैप्टर हमारा हट गया। तो यहाँ से हम 6 नंबर चैप्टर देख लेते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में स्वतंत्र होता है। तो किसमें स्वतंत्र होता है?
कुंडली का प्रतिरोध में स्वतंत्र होता है। दूसरा हमारा लेंज का नियम संबंधित है, तो लेंज का नियम से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो भंवर धाराओं का उपयोग क्यों किया जाता है? उपयोग सभी यानी चाल मापी में भी, धारा मापी की रुद्धोल बनाने में भी और विद्युत प्रेरक में भी इसका उपयोग किया जाता है। फोर्थ है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ऐसे हम आंसर देख लेते हैं फोर्थ का। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आ एवं बा, यानी कि लेंज के नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात करते हैं प्रेरित धारा की दिशा। फिर थे, यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो उसका स्वप्रेरणा अनुक्रमानुपाती होता है। तो n2 के अनुक्रमानुपाती होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा भंवर धाराओं को कम करने के लिए भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्रोड बनाए जाते हैं। कैसे बनाते हैं? पटलीत बनाए जाते हैं। तीसरा है, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का अंकित मान के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? स्वप्रेरणा के बराबर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा के रूप में अपव्यय होता है। अपव्यय होता है कैसा? उसमें ऊर्जा। फिफ्थ है, एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरणकत्व होता है। कैसा होता है? बढ़ जाता है। सिक्स है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत वाहक बल की गति के अनुक्रमानुपाती होता है। हमारे यहाँ पे एक शब्द में उत्तर है, एक वाक्य में तो उत्तर है। सो पहला क्वेश्चन है, स्वप्रेरणकत्व का एसआई मात्रक है हेनरी। दूसरा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। तीसरा है, एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है, उसका स्वप्रेरकत्व कितने गुना हो जाएगा? कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। फोर्थ है, विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं? तो विद्युत का जड़त्व स्वप्रेरण को कहते हैं। फिफ्थ है, दो प्रेरक कुंडलियों के स्वप्रेरण L1 व L2 है, जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा? कितना होगा? L = L1 + L2 होगा। सिक्स है, जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो विपरीत होगी। फिर हम अगले चैप्टर तब चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें हमारा जो रिक्त स्थान आने वाला है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य का कलांतर होता है। तो कलांतर कितना होता है? π/2 होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान I0 व आभासी मान IRMS से संबंध है। तो किससे संबंध है? IRMS = I0/√2 से संबंधित। तीसरा है, उपचयित ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक की तुलना में होती है। कैसी होती है? कम होती है द्वितीयक की तुलना में। तीसरा है, वो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण प्रभाव पर आधारित है। धारा के किस पर आधारित? ऊष्मीय प्रभाव। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। फिफ्थ है, एक शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा आगे बल में से कला में विद्युत वाहक बल होती है। तो कैसी होती है? π/2 होती है। फिर हमारे यहाँ पे सही विकल्प है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इस संधारित्र अपने से गुजरने जाने देता है। तो इस संधारित्र अपने में से क्या गुजर जाने देता है? इसका हमारा पहले का आंसर हो जाएगा केवल एसी को ही गुजरने देता है। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है। तो प्रभाव को कम करने के लिए पतलित किया जाता है, तो क्या किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा भंवर धारा। तीसरा हमारा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी? एसी जनरेटर।
यहाँ पे हमारा एक से जोड़ी जो है छूट रही है, ये एकदम क्लियर ही नहीं दिख रही बिल्कुल, तो ये हम इसे छोड़ दें और बाकी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और हमारे यहाँ पे 8 नंबर चैप्टर है, यहाँ पे 8 नंबर चैप्टर है जिसमें का नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे रिक्त स्थान में अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूसरा है पृथ्वी तल में ओजोन परत की लगभग ऊंचाई होती है, तो कितनी होती है? 50 किलोमीटर। तीसरा है विस्थापन धारा है में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, तो विस्थापन धारा किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है? तो विद्युत क्षेत्र के कारण। फोर्थ है एक त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र एवं दोनों उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। फिफ्थ है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग का सूत्र है, तो क्या सूत्र? C=1 में रूट के अंदर μ0 एप्सिलॉन 0। फिर हमारा 6 है ऊष्मा की संवेदनशीलता तरंगों का द्वारा होती है, तो किस तरंगों के द्वारा होती है? पराबैंगनी तरंगों के द्वारा। 7 है विद्युत स्फुलिंग के निकट की गंध निकलती है, ओजोन के निकट की गंध निकलती है। 8 नंबर क्वेश्चन है पराबैंगनी लैंपों के बल्ब के बनाए जाते हैं, को किसके? क्वार्टज के बल्ब बनाए जाते हैं। 9 नंबर का है जीवाणु नाशक के रूप में तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो पराबैंगनी यानी कि यूवी के रूप में। 10 नंबर का क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग है, तो कौन सी तरंग है? देख लेते हैं, यहाँ पे सभी का आपको आंसर मिल जाएंगे। तो जैसे हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है उसका गामा किरणें, गामा को हम ऐसे भी लिखते हैं। फिर हमारे यहाँ पे सही विकल्प है, जिसमें हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो इनमें से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? ध्वनि तरंगे नहीं है। दूसरा निम्नलिखित में से सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग है, तो सबसे ज्यादा अधिक आवृत्ति वाली तरंग कौन सी है? परावैंगनी तरंग। तीसरा दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि है, तो दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि कैसी है? 10⁻⁻6 मीटर। फोर्थ विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, तो इनका वेग कैसा होता है? 1 में रूट μ0 एप्सिलॉन 0। फिफ्थ है निम्न में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो सबसे कम किसका? किरण का। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है, तो किसकी आवृत्ति सबसे कम है? ये से लैम्डा किरणें की सबसे कम है। फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत की तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिणाम चुम्ब ई तथा चुम्बकीय क्षेत्र के परिणाम बी से संबंध है, तो किसका संबंध है? B=E/C का। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि चुम्बकीय तरंग में विद्युत वेक्टर चुम्ब x में तथा चुम्बकीय वेक्टर y अक्ष में है, तो चुम्बकीय संचरण की दिशा होगी, तो कैसी होगी इसकी दिशा? z अक्ष की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो क्या अवशोषित करता है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषित। यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। हमारा एक वाक्य में या शब्द में क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परास बताइए, तो कितना होता है? 10⁻6 से 10⁻5 तक। दूसरा है दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो EMW रेशियो वेव का उपयोग किया जाता है। तीसरा है सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य परास लिखिए, तो 10⁻³ से 10⁻0 होता है। फोर्थ का है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, तो क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार ज्यावक्रीय दोलन करते हैं कि दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो।
और हमारा फिफ्थ है, यदि पृथ्वी का वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी तल का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाएगा। यहाँ पे हमारी सही जोड़ी है जिसमें हमारा रेडियो तरंगे हैं। तो कौन सी रेडियो तरंगे? मार्कोनी। दूसरा परावैंगिक तरंगे हैं, तो परावैंगिक तरंगे कौन सी? रीटर। तीसरा हमारा एक्स किरणें हैं, तो एक्स किरणें कौन सी? हमारा रोटंजन। फिर हमारा फोर्थ है वाई किरणें हैं, तो वाई किरणें कौन सी हैं? बेकरल। फिर हमारा फिफ्थ है दृश्य प्रकाश है, न्यूटन। फिर हमारा सिक्स है अवरक्त किरणें हैं, कौन सी हैं? विलियम हर्शेल। फिर हमारा चैप्टर नंबर 9 है जिसमें पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता हो जाती है, उसकी आवर्धन क्षमता कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा है लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। तीसरा है आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन। फोर्थ है एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। फिफ्थ है चंद्रमा से देखे जाने पर कांच का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। फिर हमारे यहाँ पे सही विकल्प है जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है? तो किसके लिए न्यूनतम होता है? लाल। दूसरा एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? तो किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है। फिर यहाँ पे हम ये हमारा हो गया। तीसरा हमारा हीरे की चमक का कारण है, तो हीरा किस कारण से चमकता है? तो इसका हमारा हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फोर्थ है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और 25 सेंटीमीटर फोकस वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं, संयोजन की फोकस दूरी होगी। संयोजन इसे करने पर, इसे जोड़ने पर इसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 45 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर हमारा यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। फिर हमारा एक वाक्य है शब्द में उत्तर है, क्वेश्चन है जिसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है किसी द्रव का क्रांतिक कोण और अपवर्तन कोण में संबंध लिखिए। तो क्या संबंध है? म्यू इक्वल टू कोसेक आई सी संबंध है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है लेंस के लिए यू तथा वी एवं एफ में संबंध लिखिए। तो यू में संबंध क्या है? 1 में एफ इक्वल टू 1 में वी माइनस 1 में यू। तीसरा हमारा लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन का सूत्र है, तो इसमें भी हमें सूत्र देना है। तीसरे में भी तुम्हारा सूत्र क्या हो जाएगा? एम इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई और अपॉन में वस्तु की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 4 उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसकी क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो। तो इसका क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू √2। हमारा फिफ्थ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने? तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा? एम इक्वल टू ओ अपॉन में एफ इक्वल टू इन्फिनाइट अपॉन में 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम अगले जब क्वेश्चन तब चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पहले का, फिर ये दूसरे का, ये तीसरे का, फोर्थ, फिफ्थ। फिर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? तो कितना होगा? म्यू इक्वल टू वास्तविक गहराई और अपॉन में आभासी गहराई, रियल डेप्थ और अपॉइंटेड डेप्थ, 10 अपॉन में 8 इक्वल टू 1.25। यहाँ से हमारा 2 मार्क्स का है। और फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा 10 चैप्टर शुरू होता है।
तरंग प्रकाश की है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के प्रतिक्रमण को कहते हैं, प्रतिक्रमण को क्या कहते हैं? तो विवर्तन कहते हैं। दूसरा हमारा श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण है, क्या कारण है? व्यक्तीकरण। तीसरा है तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते हुए बिंदुओं के पथ को कहते हैं, तरंगार्क कहते हैं। फोर्थ है बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगार्क होता है, उत्पन्न तरंगार्क कैसा होता है? गोलीय होता है। फिफ्थ है तरंग स्रोत के प्रेक्षक से दूर जाने के कारण तरंग दैर्ध्य में वृद्धि को कहते हैं, अभिवृत विस्थापन। सिक्स है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर प्रकाश की यंत्र की विभेदन क्षमता हो जाती है, कम हो जाती है। फिर यहाँ से हमारा सही विकल्प है तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण होती हैं, तो किस माध्यम से संचरण होती हैं? ऊर्जा के माध्यम से संचरण होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्यक्तीकरण क्या है? तो व्यक्तीकरण क्या है हमारा? दोनों में, यानी कि जो हमारा है तरंग दैर्ध्यों में व्यक्तीकरण होता है और अनुप्रस्थ तरंगों में भी व्यक्तीकरण होता है। तीसरा है अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए, तो अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में क्या होना चाहिए? अधिक व्यास का अभिदृश्यक। फिर हमारा फोर्थ है ध्रुवण होता है, तो ध्रुवण कितने में होता है? इसका आंसर आप देख लीजिएगा, इसका मुझे नहीं पता। और फिर आगे चलते हैं फ्रैंकलिन दूरी है, तो फ्रैंकलिन दूरी कौन सी है? ए अपॉन में 2 अपॉन में लैम्डा, A2 अपॉन में लैम्डा। फिर आता हमारा एक वाक्य है शब्द में उत्तर, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसी प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता का सूत्र है, तो विभेदन क्षमता सूत्र क्या है? वन अपॉन में विभेदन क्षमता। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यक्तीकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यंग के द्विस्लिट, इसका आंसर हो जाएगा हमारा यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यक्तीकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये भी यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे एक और चीज़ छोड़ रहे हैं, जो है 10th नंबर चैप्टर नंबर 10 के एक शब्द या एक वाक्य में, और आगे चलते हैं 11 चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का, तो कितना विद्युत का स्थानांतरण होता है। दूसरा क्वेश्चन है विकिरण की प्रकृति होती है, विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत होती है। तीसरा क्वेश्चन है द्रव तरंगों का प्रदर्शन प्रयोग द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? डेविसन जर्मन के। फोर्थ है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम ने की थी, आइंस्टीन ने की थी। फिफ्थ है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, कितना होता है? 0। फिर सही विकल्प में पहला क्वेश्चन है एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है, तो किस रूप में निकलता है? तो फोटोन के रूप में निकलता है। दूसरा है एक फोटोन ऊर्जा निम्न रूप से दी जाती है, तो किस रूप से दी जाती है? 1 अपॉन में V। तीसरा हमारा इलेक्ट्रॉन में संबंधित पदार्थ तरंग है, तो कौन सी है? आकाश में एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न तरंगदैर्ध्य के रूप में विस्तृत होती है। फिर हमारा एक वाक्य है शब्द में उत्तर है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो हम यहाँ पे, तो इसका हमारा कार्यफलन हो जाएगा। दूसरा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए, तो ये कैसे होगा? तो इसका हमारा यह ऊर्जा का
छोटा मात्रक है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किए जाने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसे ईवी से व्यक्त करते हैं। और हमारा K इक्वल टू क्यू वी, तो 1 EV इक्वल टू 1.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड, हो गया हमारा थर्ड। आइंस्टीन का थर्ड हमारा, किसी फोटोन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बताइए। तो डी ब्रोगली तरंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा आंसर, डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है। गतिमान कण के साथ संलग्न इस तरंग की डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। और ये हमारा हो गया तीसरे का। और हम फोर्थ का क्वेश्चन देख लेते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, ये फोर्थ का, H ब्रैकेट में V माइनस V0 इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर MAV। फिर हमारा यहाँ पे फिफ्थ का देख लेते हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत धारा की तीव्रता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर यहाँ से हम 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बढ़ जाएगी। होगा हमारा 7, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारा 7 का आवृत्ति के आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटोन नो की संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि वो भी बढ़ जाएगा। 8 है हमारा, फोटोन किसे कहते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, फोटोन प्रकाश के कणों को फोटोन कहते हैं। जो प्रकाश के कण होते हैं उसे हम फोटोन कहते हैं। 9 है, प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत सेल, फोटो विद्युत सेल एक युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह एक युक्ति जिससे जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सिंपल। 10 है, प्लांक नियतांक का मात्रक तथा सूत्र लिखिए। तो इसका मात्रक क्या हमारा, इसका जो हमारा सूत्र वो है E=hv आवृत्ति d और h प्लांक नियतांक। और इसका जो मात्रक है जूल सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया। अभी एक और क्वेश्चन बताया हो गया हमारा। और अब हमारा 14 नंबर चैप्टर, 14 नंबर, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां तथा सेल। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा आउट कर लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्देशान या जूम ही कर देते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अशुद्धि रहित चालक को अर्धचालक कहते हैं। निज अंतराल। दूसरा हमारा आ जाएगा, निज अर्धचालक में परमाणु का अपमिश्रण करके n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, पंच संयोजी कहते हैं। तीसरा है, जेनरल डायोड क्षेत्र में चलित होता है। क्या चलित होता है, भंजन चलित होता है। फोर्थ है, नैंड गेट में एंड गेट के साथ गेट होता है। तो क्या होता है इसके साथ में, नोट गेट। फिफ्थ है, हमारा ये खत्म हो गया। और फिर हमारा सही विकल्प है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक क्रमशः होते हैं।
तो यहाँ पे हमारा पहले का आंसर हो जाएगा होल और इलेक्ट्रॉन। दूसरा है अर्धचालक की ताप बढ़ने पर इनकी चालकता होती है, तो ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता कैसी होती है, बढ़ जाती है। तीसरा है पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई लगभग होती है, तो कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर लगभग। वोल्टेज नियंत्रण के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वोल्टेज नियंत्रण के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है, जेनर डायोड। फिर हमारा यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन है, जब पी एन संधि पर अग्रदिशिक व्यायाम अनुप्रस्थ किया जाता है तब यह विभव रोधक कम कर देता है, उसके बाद हम एक शब्द और एक वाक्य को देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ओके ताप पर निज अर्धचालक किस प्रकार से व्यवहार करता है, तो किस प्रकार के व्यवहार करता है, अचालक। यहाँ से हम इसका आंसर भी देखते जाएंगे, अचालक। दूसरा है एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक आवेश वाहक बताइए, तो बहुचालक। तीसरा है नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक लिखिए, तो इसके लिए बूलियन व्यंजक कहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये रहा इसका लिए बूलियन व्यंजक ए बी और फिर एल ई। फिर हमारा 4th है एलईडी का फुल फॉर्म है, एलईडी क्या है, तो एल ई यहाँ पे ओ लिखा वैसे यहाँ पे डी होना चाहिए। एलईडी एक प्रकार उत्सर्जन डायोड है, या एक प्रकार का उत्सर्जन डायोड है। 5th है दृष्ट का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है, तो कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है, पीएन डायोड। 6 है किस प्रकार के गेट में केवल एक ही इनपुट होता है, नॉट गेट। 7 है किस प्रकार की अभिनीति में अर्धचालक डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो 65। 8 है एलईडी निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम कितना होता है, कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये हमारा जो फिजिक्स के हैं वो सब्जेक्टिव हैं, 28 में से 28 हमने कर लिए हैं।